Hello guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce. Today we will discuss on the topic of supply curve and supply functions. On our last video we have to discuss about the topic of supply, quantity, supply, stock and supply schedule in individual and market. It's okay? ठीक है? This is the supply part 2. पार्टीशन के अकॉर्डिंग डाले हुए हैं सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से दिस द वीडियो पार्ट 2 सप्लाई पार्ट 2. ठीक है, क्लियर है. तो हम सप्लाई वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे कि सप्लाई शेड्यूल तक हम डिस्कस कर चुके थे कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है. सप्लाई शेड्यूल एक टेबल होती है. सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल एक टेबल होती है जो कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के, अपनी वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को सेल करने के लिए एग्री है, रेडी है. ठीक था, टेबल रूप में उसको दिखाते हैं, दैट इज द सप्लाई शेड्यूल्स. ठीक है, आज हम बात करते हैं सप्लाई कर्व के बारे में. सप्लाई कर्व दैट मीन्स डायग्रामिकली रिप्रेजेंट, जो टेबल के अंदर जो डाटा हमने डाले थे उन डाटा को हमने डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करना है, दैट इज सप्लाई कर्व. ठीक है, चलिए देखते हैं कि सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल्स. सप्लाई जो कर्व होता है वो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, ग्राफिक मतलब एक तरीके से डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? सप्लाई शेड्यूल की. समझ में आया? सप्लाई कर्व एक्सटर्नल मीनिंग क्या लिखेंगे हम सप्लाई कर्व का? पता तो आप सबको है, किस टेबल को डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करना मतलब डायग्राम बनाना. सप्लाई कर्व हो जाएगा. लिखोगे क्या? लिखना है हमने कि सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सप्लाई शेड्यूल. ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सप्लाई शेड्यूल. ठीक है, विच शो, जो कि शो करता है, क्या शो करता है कि कोई भी प्रोड्यूसर्स डिफरेंट वेरियस कमोडिटी को डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर सेल करने के लिए एग्री. यही तो शो करता है. टेबल भी तो यही शो करती थी. सप्लाई का मीनिंग भी यही था और सप्लाई कर्व के अंदर भी यही लिखे. बट मेन बात जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि जो सप्लाई कर्व होता है हम सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको. ठीक है, इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी. ठीक है, ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है किस किस के बीच में? इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स की प्राइस और उसकी क्वांटिटी सप्लाई के बीच में क्या दिखाता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है. दैट मीन्स अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी. नॉर्मल सी बात है, कोई भी प्रोड्यूसर जब उसके गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तभी तो उस गुड्स को सेल करेगा. कम प्राइसेस के ऊपर वो सेल करके अपना लॉस क्यों कराएगा? सोचने वाली बात है. हाँ, जो अगर यहाँ हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर ज़्यादा प्राइसेस वाली उनको गुड्स को डिमांड कम करेंगे. ठीक है, बट सप्लाई क्या होती है कि अपनी क्वांटिटी डिमांड के साथ में, सप्लाई डिमांडेड के साथ में क्या होती है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है कि प्राइस का और सप्लाई क्वांटिटी का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. दैट मीन्स अगर बाइक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स प्रोड्यूसर हर संभव कीमत के ऊपर उसको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा. क्यों? क्योंकि उसको तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम लेवल के प्रॉफिट चाहिए. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वो वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को सेल करने की कोशिश करेगा, सप्लाई करने की कोशिश करेगा. इसलिए हम बोलते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी. क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया होगा. आगे देखिएगा, जो सप्लाई कर्व है वो टू टाइप के होते हैं आपके. फर्स्ट टाइप है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. तो पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, दूसरा है मार्केट सप्लाई कर्व. जैसे शेड्यूल 2 टाइप के थे, सेम एज इट इज़ हमारे जो कर्व हैं वो भी 2 टाइप के ही हैं. फर्स्ट है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स ओनली इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज. ठीक है, इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज की सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है. ये समझ में आ रही बात? हमने बताया था कि इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज की सप्लाई को क्या करेगा? डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर कोई भी प्रोड्यूसर सेल करने के लिए एग्री है या फिर उसकी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, चलिए. तो जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, एक डाटा हमने यहाँ पर लिए हैं. ये प्राइसेस ऑफ x 5, 10, 15 और 20. ये क्वांटिटी दैट मीन्स सप्लाई कितनी? जब प्राइसेस 5 हैं तो एक भी क्वांटिटी सेल नहीं की हमने. जब प्राइसेस 10 हो गए तो 10 क्वांटिटी सेल की. जब प्राइसेस और भी इंक्रीज होकर 15 हो गए तो 20 क्वांटिटी हमने सेल की. और 20 जब हो गए प्राइसेस तो 30. डायग्राम बनाए? ठीक है, ये देखिए OX क्वांटिटी सप्लाई ऑफ X और यहाँ पर प्राइस
ये OY। अब देखिए प्राइसेस हम रिप्रेजेंट करते हैं 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15 और 20। क्वांटिटी को दिखाते हैं हम 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30। ठीक है, आप देखिएगा जब प्राइजेस 5 थे, तो हमारी सप्लाई कितनी थी? 0 ही थी। दैट मीन सप्लाई हमारी 0 थी। यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब उसके बाद में जब प्राइजेस इंक्रीज ओवर 10 हो गई तो पहला पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, जब प्राइजेस इंक्रीज ओवर 10 हो गए तो 10 ही क्वांटिटी आ गई। 10 प्राइजेस एंड 10 क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट यहाँ मिल गया हमें। 15 जब प्राइजेस हो गए तो क्वांटिटी कितने की आई? दैट मीन सप्लाई कितने की हुई? 20 की। 15 प्राइजेस के ऊपर 20। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। 20 है तो 30। जब प्राइजेस 20 हैं तो सप्लाई कितने की है? 30 की। 1 पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। अब इन सभी पॉइंट को अगर हम मिलाते हुए बढ़ जाते हैं ऊपर, इसको हम क्या कहेंगे? SS कर्व, दैट मीन सप्लाई कर्व। समझ में आई बात? क्या कहेंगे इसको? SS कर्व, दैट मीन सप्लाई कर्व। जो सप्लाई कर्व अभी भी हमने आपको बताया था कि प्राइस के साथ उसका क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई वैसे वैसे सप्लाई क्वांटिटी भी क्या होती गई? इंक्रीज होती गई। ठीक है, और जो सप्लाई कर्व हमारा बना है, ठीक है, वो अपवर्ड की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अपवर्ड की तरफ मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। क्लियर हो गया? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व किसी भी इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की क्वांटिटी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मार्केट। सेकेंड वाला कौन सा था? मार्केट। सेकेंड वाले मार्केट के अंदर हमने बताया है कि ऑल इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं उन सभी फर्म्स की क्वांटिटी सप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा, जो मार्केट सप्लाई कर्व है। ठीक है, मार्केट सप्लाई कर्व है वो एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स है या फिर सभी इंडस्ट्रीज की क्या करेगा? क्वांटिटी सप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ ये पर यह मान करके चलते हैं कि मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ही फर्म हैं। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। उनकी सबकी क्वांटिटी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? मार्केट का। हमने शेड्यूल में आपको समझाया था तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि ये क्वांटिटी 1 फर्म की है, A फर्म की है ये। ठीक है, अब हम B फर्म की ओर यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि क्वांटिटी B फर्म की। जब प्राइजेस 5 थे तो उसने भी 0 सेल किया। जब प्राइजेस 10 थे तो उसने 15। जब प्राइजेस 15 थे तो उसने सेल किया 25। ठीक है, जब प्राइजेस 20 थे तो उसने सेल किया 35। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमें कर्व बनाना है। कर्व कैसे बनेगा? पहले A फर्म का कर्व फिर B फर्म का कर्व, दोनों कर्व को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? मार्केट। क्या बन जाएगा? मार्केट कर्व। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा कंबाइंड डायग्राम बनेगा हमारा। 5, 10, 15, 20 ये आ गया हमारे पास 10, 20, 30। ठीक है, तो यहाँ पर था 5, 10, 15, 20, 10, 20 और 30। ठीक है, अब हमने अपना कर्व बनाया था कि जब पहला पॉइंट आया था यहाँ पे, सेकंड वाला आया था 10 है तो 10 यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम दोनों फर्म्स की अलग अलग बना देंगे दोनों फर्म्स का, फिर हम इनको इंक्लूड कर देंगे मार्केट। ऐड अगर हम इनको कर देते हैं, ऐड कर देते हैं तो जब प्राइस 5 थे तो मार्केट कितनी है? 0 ही है। इसमें भी 0 क्वांटिटी, इसकी भी 0। जब 10 प्राइजेस हो गए तो 10 इसके, 15 इसके, कितने हो गए? 25। जब 15 प्राइजेस हुए तो 20 इसके, 25 इसके। ठीक है, कितने हो गए? 45। यहाँ कितने हो गए? 65। ठीक है, ये मार्केट का है। ठीक है, आप चाहो तो मार्केट का डायरेक्टली आप बना सकते हो 0, 25, 45, 65, या फिर ए फर्म का बी फर्म का, दोनों को कंबाइन करके फिर हम मार्केट का बना सकते हैं। ठीक है, ए फर्म का अलग से बनाओ, बी फर्म का अलग से बनाओ, दोनों को ऐड करके फिर मार्केट का बन जाएगा। हमने शेड्यूल में दिखा दिया, डायग्राम में भी हमने ऐसा ही दिखाना। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अब देखिए जो हमारा एक और टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो टॉपिक है हमारा कि सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या होती है? सप्लाई फंक्शन देखिएगा कि सप्लाई फंक्शंस स्टडीज द फंक्शन एट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स।
सप्लाई फंक्शन क्या होता है? दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द functional relationship between the supply of a commodity and its various determinants. ठीक है, इसके जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनका, और जो हमारे पास फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ सप्लाई, ठीक है, सप्लाई और इससे रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप होता है जिसको हम कहते हैं सप्लाई फंक्शन। ठीक है, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई और उसको फिक्स करने वाले जो एलिमेंट होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उनके बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई फंक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होते हैं सप्लाई फंक्शंस। सप्लाई ऑफ एक्स, द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ पी एक्स, पी आर एंड एफ जी पी, एफ टी और जी पी, ये होते क्या है ये देख लीजिएगा, ये फंक्शन दिखाए हैं हमने। ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, ये डिटर्मिनेंट्स है इसके। चलिए देखते हैं, सबसे पहले है प्राइस। जो सप्लाई हमारी होती है इसके प्राइस के ऊपर फिक्स होती है, डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। बाकी जो अनदर फैक्टर है यहाँ पर हम इग्नोर किए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मेन जो इम्पोर्टेंस है वो किसकी है? प्राइस की ही है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ एक्स का मतलब है ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी मतलब गुड्स, जिस गुड्स को हम सेल कर रहे हैं उसकी ओन प्राइस, दैट मीन्स उसकी खुद की कीमत। जिस गुड्स को हम सेल कर रहे हैं, जिस कमोडिटी को हम सेल कर रहे हैं उसकी खुद की कीमत उसकी सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है। अगर हम बाइक को सेल करते हैं और बाइक के प्राइसेस अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, बाइक 90,000 रुपीज़ की आती है, कोई भी बाइक अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर अच्छी तो 90 की आएगी। ठीक है, तो अगर 90,000 पहले 70 थे, फिर 80 हुए, फिर 90 हुए, तो क्या एक प्रोड्यूसर 70 के ऊपर ज़्यादा बाइक को सेल करेगा या फिर 90 के ऊपर? सोचने वाली बात है। 19 के ऊपर जब 90,000 प्राइसेस होंगे बाइक के, तभी तो प्रोड्यूसर उसको ज़्यादा सेल करेगा। दैट मीन्स सप्लाई के ऊपर उस कमोडिटी, उस बाइक की प्राइस के ऊपर उसकी सप्लाई का फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। भाई ज़्यादा प्राइसेस हैं तो ज़्यादा सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर, ऑब्वियसली बात है। तो अगर उस गुड्स की, उस कमोडिटी की ओन प्राइस, खुद की प्राइस अगर ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइसेस कम है तो सप्लाई कम। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट है पी आर। पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पी आर दैट मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की, रिलेटेड गुड्स की प्राइस का हमारी कमोडिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे एग्जांपल हमने चाय और कॉफ़ी का भी उठाया था डिमांड वाले चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पर भी हम चाय और कॉफ़ी का ही उठा लेते हैं। चाय हमारी गुड्स है, कॉफ़ी उसकी रिलेटेड गुड्स है। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो कॉफ़ी सेल करने वाला सेलर, प्रोड्यूसर क्या करेगा? कॉफ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा और एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर जो हमारी चाय है वो कम से, समझ में आ रही बात? हमारी चाय है वो क्या होगी? कम सेल होगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का भी हमारी सप्लाई के ऊपर क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हम कम सप्लाई करेंगे एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर, और अगर हमारे रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो फिर एग्जिस्टिंग प्राइस से हम क्या करेंगे? हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। NF, नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्रीज। NF का मतलब होता है नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्रीज, कि उस इंडस्ट्री के अंदर उस गुड्स को, उस प्रोडक्ट को बनाने वाली फर्म कितनी है। जैसे अगर हम यहाँ पर बाइक बनाने वाली इंडस्ट्रीज को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर बाइक बनाने वाली ऐसी कितनी फर्म है। ज़्यादा फर्म होंगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगी, ज़्यादा बाइक बनाएंगी और ज़्यादा सप्लाई करेंगी। कम फर्म होंगी तो कम बाइक बनेंगी और कम सप्लाई होंगी। समझ में आया? तो नंबर ऑफ फर्म भी डिपेंड करता है सप्लाई पर। ज़्यादा फर्म है तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा सेल करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, और कम फर्म है तो कम प्रोड्यूस करेंगे और कम सप्लाई होगी। ठीक है, अगला है हमारे पास जी, गोल ऑफ द फर्म। गोल ऑफ द फर्म दैट मीन्स फर्म के गोल, ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या है। अगर किसी भी फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस, मेन गोल कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड इंक्रीज देयर सेल्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइजेशन होगा? जब उसकी सेल्स इंक्रीज होगी, उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी। जब उसकी सेल एंड सप्लाई जब इंक्रीज होगी तभी उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होंगे। और क्या करेगा कि वो हाईएस्ट प्राइस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगा ताकि उसके प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमाइजेशन हो। ऐसी तो कोई फर्म नहीं होगी जो अपने प्रॉफिट को कम से कम प्रॉफिट गेट करना चाहती हो। हर किसी फर्म का मेन गोल, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर सेल्स।
सेल्स को भी बढ़ाना और प्रॉफिट को भी इंक्रीज करना। ठीक है, कुछ एक फर्म ऐसी होती है जिनका मेन मोटिव सोशल सर्विस होता है, ना कि अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना, ना कि अपनी सेल्स को इंक्रीज करना। ठीक है, तो उनके ऊपर लागू नहीं होता है। अगला है हमारे पास पीएफ, प्रोडक्शन फैक्टर। पीएफ का मतलब है प्रोडक्शन फैक्टर। प्रोडक्शन फैक्टर कौन से? जब हमने किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस किया था, बनाया था, तो उस टाइम हमने फैक्टर यूज किए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यही 4 फैक्टर हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें फैक्टर चीप रेट के ऊपर मिलेंगे, कम कॉस्ट के ऊपर अगर हमें मिलेंगे, तो हम एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे भाई? अगर हमारी फैक्टर कॉस्ट कम है, प्रोड्यूस करने में, बाइक को बनाने में जो फैक्टर हमारे यूज हुए हैं, वो फैक्टर हमें कम रेट के ऊपर मिले हैं, कम कॉस्ट के ऊपर मिले हैं। ठीक है, तो जब कम कॉस्ट के ऊपर मिलेंगे तो हम उसमें अपना प्रॉफिट ज़्यादा ऐड करके प्राइजेस रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और हमारी सप्लाई हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। अगला देखें, टेक्नोलॉजी। टी मीन्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सेम वही फैक्टर वाली बात आती है इसके अंदर भी, कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को अगर अडॉप्ट करके और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी फैक्टर कॉस्ट कम आएगी। दैट मीन्स उस प्रोडक्ट को, उस बाइक को बनाने में हमारा खर्चा कम आएगा। खर्चा कम आएगा तो हम उसी एग्जिस्टिंग प्राइस, खर्चा कम है, एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बाइक को सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर बाइक बनाने में खर्चा, कॉस्ट हमारे, वैसे नॉर्मल एग्जांपल बता रही हूँ कि कॉस्ट हमारी अगर आती है 40 रुपीज़, ठीक है, और प्राइस हमने रखा है कितना? प्राइस हमने रखा है 100 रुपीज़। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना ऐड हो जाएगा इसके अंदर? 60 प्लस में प्रॉफिट हमारा ऐड हो गया 60। ठीक है, 40 हमारा खर्चा है, 60 हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्राइस हमने रखा 100। ठीक है, अब अगर और कर देते हैं कॉस्ट को, जो कॉस्ट है, फैक्टर है, वो हमें और भी चीप रेट के ऊपर मिल गए, तो कॉस्ट हमारी और भी कम होकर कितनी होगी? 30। तो प्रॉफिट हमारा कितना ऐड हुआ? 70। प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसी एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा बाइक सेल करने की कोशिश करेंगे, सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट में था जीपी, दैट मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज। जीपी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, कौन सी 2 पॉलिसी होती है? या तो टैक्सेशन की या फिर सब्सिडीज़ की। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन को इंक्रीज कर देती है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सब्सिडीज़ को अगर बढ़ा देती है तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो स्टूडेंट्स। आज शायद आपको समझ में आया होगा कि हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कर्व किस तरीके से बनता है, एंड सप्लाई फंक्शंस कौन से हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।